कल हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? बहुपद चैप्टर में हम लोगों ने देखा था चर संख्या किसको कहते हैं, अचर संख्या किसको कहते हैं, और क्या देखा था? बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, और क्या देखा था? एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, है ना। ये सभी चीज़ सीख लिए थे। अब जो है आपको बताना है आज कि कौन सा बहुपद जो है एक पदी है, द्विपदी है और त्रिपदी है। ठीक है, चलिए। तो पहले हम पिछले क्लास का रिवीजन कर ले रहे हैं, है ना। चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद, चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, चलिए। कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी में वर्गीकृत करें। पदी में वर्गीकृत करें। ठीक है, तो आपका जो बहुपद दिया हुआ है वह देखेंगे। यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है y²। एक हमें बहुपद क्या मिल गया? y²। और आप यह जानते हैं कि केवल चर संख्या भी बहुपद होता है और केवल अचर संख्या भी बहुपद होता है। तो ये y² जो है यह कितने पद का बहुपद है? तो यह जो है एक पदी बहुपद है। कैसा है? एक पदी बहुपद है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा हम ले रहे हैं m² प्लस m, m² प्लस m, या कुछ और संख्या भी ले लेते हैं 8m। ठीक है, यह जो है कितने पद का बहुपद है? तो द्विपदी है। बहुपद का निर्धारण जो है हम जोड़ या घटाव से करते हैं, प्लस और माइनस से करते हैं। तो यहाँ पे m² एक अलग जात है और केवल m है, तो ये तो जुटेगा नहीं, है ना। तो यह जो है कितने पद का है? 2 पदी बहुपद है, तो यह द्विपदी हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको आप पहचानेंगे। कह रहा है 7u⁶ और प्लस में दिया है 12u। अब देखिए यहाँ जो संख्या दिया हुआ है प्लस के साथ, तो देखिए u का घात यहाँ पे 6 है और यहाँ u का घात कितना है? 1 है, तो जुटेगा नहीं, है ना। यह क्या हो जाएगा? एक पद यह है और एक पद यह, तो यह आपका हो जाएगा द्विपदी, है ना। प्लस के साथ आपका जुट रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में कह रहा है 3t। 3t जो है एक पदी है कि द्विपदी है? तो देखिए 3 के साथ t जो है मल्टीप्लाई है ना, गुणा में है, तो यह क्या हो जाएगा? एक पदी हो जाएगा। एक पदी, क्योंकि आप जानते हैं पदों का निर्धारण जो है या तो प्लस से करते हैं या माइनस से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। कह रहा है y + y² और प्लस का जो है 4। तो यहाँ देखिए यहाँ y है और यहाँ y² है, तो इसका मतलब यह नहीं इसको जोड़ दीजिएगा, है ना। यह एक अलग पद है, यह एक अलग पद है, यह एक अलग पद है, तो यह क्या हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपदी, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं। तो 6 में देखेंगे, सॉरी हाँ 5 हो गया। 6 में देखेंगे, यहाँ पे केवल हम 7 ले रहे हैं, यहाँ पे 7 ले रहे हैं। तो आपने पढ़ा था केवल चर संख्या या केवल अचर संख्या भी क्या हो सकता है?
बहुपद होता है। तो यह कैसा है? तो यह जो बहुपद है कैसा है? एक पदी, है ना, एक पदी बहुपद है ना, बीजीय व्यंजक की कहलाएगा, ये बहुपद हो जाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन एक और देख ले रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 + x, 1 + x, यह कौन सा पद है? तो यह तो चर संख्या है और एक क्या है? अचर संख्या है। तो यह कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विपदी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? द्विपदी बहुपद हो जाएगा। क्लियर? और एक क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे क्या कह रहा है? x - x³ तो यह भी अलग अलग है और प्लस माइनस से पद का हम लोग निर्धारण करते हैं। तो यह कैसा हो जाएगा? द्विपदी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? द्विपदी हो जाएगा। द्विपदी बहुपद है। तो इतना तक तो आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि पिछले क्लास में ही ये हम लोग जान चुके हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद कहते किसे हैं, है ना। तो बहुपद किसको कहते हैं यह अभी हम लोग नहीं देखे हैं। बहुपद जो होता है वह किसको कहते हैं? तो यह एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है? विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। विशेष प्रकार का, यह विशेष प्रकार का जो है बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक है ना, यह विशेष प्रकार का क्या है? बीजीय व्यंजक है। कौन? बहुपद। तो विशेष प्रकार में क्या है? करा जिन बीजीय व्यंजक में चर का जो घात जो है पूर्ण संख्या हो, वह जो है बहुपद कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुपद कौन कहलाएगा? कह रहा है जिन बीजक व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में चर संख्या भी आता है और अचर संख्या भी आता है। तो कह रहा है चर संख्या की घाते क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अगर चर संख्या की घाते पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो लिखेंगे एक लाइन, जिन बीजीय व्यंजक में, जिन बीजीय व्यंजक में चर मतलब अक्षर संख्या, जिन बीजीय व्यंजक में चर की घाते, जिन बीजीय व्यंजक में चर की घाते पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, वे बहुपद होते हैं। वे बहुपद होते हैं। वे क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे हम एक ले रहे हैं p-1। क्या लिए? p-1। तो p-1 जो है इसमें चर संख्या क्या है? चर संख्या जो है आपका क्या है? चर क्या है? p है। यह p है ना, चर p संख्या है और इसका घात कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? 1 है। तो 1 जो है क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पे लिख लेते हैं पूर्ण संख्या। रुक जाइए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को क्या है? W से सूचित करते हैं। और पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट करके यह अनंत तक आएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 क्या है? पूर्ण संख्या है।
तो इसका मतलब है यह एक बहुपद है ना। तो लिखेंगे बहुपद है, यह बहुपद है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा हम ले रहे हैं, दूसरा हमें ले रहे हैं x प्लस 1/x। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बताइए यह एक बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें तो जो चर संख्या यूज हुआ है, चर संख्या क्या है x। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ x का घात कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, और प्लस 1/x का घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब इसको आप जो हल कीजिएगा तो x तो रहेगा ही रहेगा, और इस x को जब हम ऊपर ले जाएंगे, किसी भी संख्या को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो उसका घात क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। तो प्लस का क्या हो जाएगा, x के घात -1 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ 1 प्लस में है और x को हम ऊपर ले गए तो यह उसका घात क्या हो जाता है माइनस में। तो x प्लस x का घात -1, तो यह जो है आपका -1 जो है यह एक क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो नहीं है पूर्ण संख्या, तो इसका मतलब यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा में देखेंगे। 3 में जो दिया हुआ है, तीन में देखेंगे, कह रहा है x के घात 3 है ना, -2x और प्लस का 3x और -7, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें देखिए, इसमें जो चर संख्या यूज हुआ है, चर संख्या क्या यूज हुआ है, x यूज हुआ है। यहाँ पे चर की घात कितना है 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो यहाँ पे 3 जो है यह भी एक पूर्ण संख्या है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ पे भी 1 जो है क्या है पूर्ण संख्या है। इसका मतलब है क्या है, यह बहुपद है, यह क्या है बहुपद है। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग जो देखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है y² और प्लस में दिया हुआ है y का घात 1/2 और फिर जो प्लस में दिया हुआ है 3। अब यह बताइए यह एक बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखेंगे चर संख्या जो यूज हुआ है कौन है, y यूज हुआ है। तो यहाँ पे तो घात पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या 1/2 आपका पूर्ण संख्या है, नहीं है। इसीलिए चर का घात कैसा होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो यह बहुपद नहीं है, यह आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चलिए इतना बार हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं कि यहीं पे याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, देखिए 5y और -3, y का घात कितना लिया -3। यह जो है यहाँ पे देखेंगे तो चर संख्या आपका यूज हुआ है y, लेकिन -3 क्या आपका पूर्ण संख्या के लिस्ट में से आता है, नहीं आता है। तो यह पूर्ण संख्या नहीं है, और कह रहा है कि चर की घात जो क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसीलिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में कह रहा है 5p और इसका घात हम लिए 2, ठीक है, और प्लस में लिए 2p और प्लस में लिए 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चर संख्या यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है, चर संख्या p यूज हुआ है, और यहाँ पे घात p का 2 है, तो यह एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ p का घात कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यह भी एक कैसा संख्या, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब है कि बहुपद है ना। चलिए नोट कीजिए।
अब आपको पहचान करना है कि कौन जो है बहुपद है या नहीं है। तो हेडिंग देंगे निम्नलिखित फलनों में निम्नलिखित फलनों में कह रहा है निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से बहुपद है, निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद है, आपको चेक करके बताना है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4x² - 3x और प्लस का 2। अब उतना लिखते नहीं रहेंगे, ये है कि नहीं केवल यस या नो में जवाब देंगे। तो देखिए यहाँ चर संख्या क्या है, x। इस पूरे बहुपद में चर संख्या क्या यूज हुआ है, x यूज हुआ है। तो यहाँ चर संख्या का घात 2 है तो 2 एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ चर संख्या का घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यह भी एक कैसा संख्या है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब यह जो है बहुपद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा में दिया हुआ है x + 2 और √x। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चर संख्या 1 यहाँ यूज हुआ है, इसका घात कितना है 1, और एक चर संख्या यहाँ यूज हुआ है, और रूट का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे x का घात कितना हो जाएगा 1/2। अगर इसको लिखेंगे तो x + 2 और x के घात 1/2 हो जाएगा। तो यह जो 1/2 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे 1/2 आपका एक होल नंबर नहीं है, तो यह बहुपद है कि नहीं, नहीं है। तो लिखेंगे नो, यह बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कह रहा है कि u का घात जो है u का घात 3 - u का घात 2 - √2 ऐसा दिया हुआ है। तो यह बहुपद है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे चर जो संख्या u यूज हुआ है, और यहाँ घात कितना है 3। तो 3 जो है पूर्ण संख्या है, और 2 भी जो यहाँ यूज हुआ है घात, वह भी क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन रूट के अंदर में 2 है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह अचर संख्या है। हमें बहुपद होने के लिए केवल चर संख्या का घात कितना क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चर संख्या की घात पूर्ण संख्या है, और अचर संख्या की घात पूर्ण संख्या नहीं है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जो है यह एक बहुपद क्या है, यह एक बहुपद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है y का घात 4 और प्लस y और प्लस 5 है ना। तो यहाँ पे देखिए चर संख्या जो यूज हुआ है y यूज हुआ है, और इसका घात 1 4 है, तो यह भी एक पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो यह भी एक कैसा संख्या है, पूर्ण संख्या। इसका मतलब जो है यह एक क्या है, बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। 5 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे √2 और इनटू में दिया हुआ है √t, फिर दिया हुआ है प्लस √3 और फिर दिया हुआ है t। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुना है ना। तो यहाँ पे देखिए चर संख्या t यूज हुआ है ना। तो इस t का घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो यह तो एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस t का रूट है, t पर क्या है, रूट है, और इस रूट का मान कितना हो जाएगा 1/2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए यह एक बहुपद होगा, नहीं होगा, तो नो लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में कह रहा है कि 5x³ - 2x² प्लस 3 √x। अब यहाँ पे देखिए
चर संख्या यहाँ पे x यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? x। इस x का घात 3 जो है यह एक पूर्ण संख्या है। इस x का घात 2 जो है यह भी एक पूर्ण संख्या है। लेकिन इस x का घात जो है क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसीलिए यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह एक बहुपद नहीं है। चलिए नोट कीजिए, हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। 7 में दिया हुआ है √2 और y का घात 3 दिया हुआ है, प्लस √3 और y दिया हुआ है। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? गुना है। क्या है? गुना है। अब बताइए यह जो है एक बहुपद है कि नहीं? तो यहाँ जो चर y यूज हुआ है और y का घात एक जगह 3 है और एक जगह कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। तो 3 और 1 सब क्या है? पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह एक बहुपद है। यह एक बहुपद है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और देख लीजिए। 8 में देखेंगे दिया हुआ है 3 और √t प्लस t और √2। अब यह जो बहुपद है कि नहीं? तो यहाँ देखिए चर संख्या t यूज हुआ है और यहाँ भी क्या है? t है। तो यहाँ पे t का घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो यह तो एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पे t पर क्या है? रूट है, तो रूट का मतलब 1/2 इसका घात हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए यह एक बहुपद नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे? नो। तो आप लोग बहुपद पहचानना सीख गए। तो चलिए अब बहुपद की घात हम लोग हेडिंग देंगे। क्या देंगे? बहुपद की घात। बहुपद की घात। आपसे पूछेगा कि इस बहुपद का घात क्या है, तो आपको बताना है ना। तो कैसे पता करेंगे बहुपद की घात? तो लिखिए, एक लाइन लिखिए। बहुपद का जो घात होता है उस बहुपद का सबसे अधिकतम घात ही उस बहुपद का क्या होता है? घात होता है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, पहले लिख लीजिए। लिखेंगे किसी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात किसी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल से पता चलेगा, है ना। यहाँ पे निम्न बहुपद की घात बताइए। निम्न बहुपद की घात बताइए। तो चलिए एक में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या है घात। एक में दिया हुआ है x के घात 2 + 3। अब इस बहुपद का घात बताना है। तो क्या कह रहा है? बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात। तो चर संख्या क्या है? x, और इसका घात कितना है? 2। तो इसका जो चर की अधिकतम घात क्या है? 2। तो लिखेंगे चर की अधिकतम घात यहाँ पे क्या है? 2 है। चर की अधिकतम घात 2 है। इसका मतलब है कि बहुपद का घात भी क्या होगा? 2 ही होगा। तो लिखेंगे बहुपद की
घात, तो बहुपद का भी घात क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है x² माइनस 2x का घात दिया हुआ है 7 और प्लस 3x और -1। यहाँ पे चर संख्या जो है x यूज हुआ है, तो एक जगह इसका घात 2 है और एक जगह 7 है और एक जगह कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। लेकिन सबसे अधिकतम घात क्या है 7, तो लिखेंगे चर की सबसे अधिकतम घात यहाँ पे कितना यूज हुआ है 7 यूज हुआ है, तो इस बहुपद का घात भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 7। बहुपद की घात क्या हो जाएगा 7, है ना। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 5y। यहाँ पे चर जो है y है, इसका घात कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। तो यहाँ पे चर की सबसे, है ना, चर की सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा 1। बहुपद की घात क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब चीज़ पढ़ चुके हैं, इसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार आपको लिखा दे रहे हैं। अचर बहुपद भी होता है। अचर संख्या किसको कहते हैं 1 2 3 4 को, तो अचर संख्या एक बीजीय व्यंजक भी है ना, इसीलिए वह एक बहुपद भी है ना। तो इसको लिख लीजिए, ऐसे पद जिनमें केवल कोई संख्या हो, ऐसे पद जिनमें केवल कोई संख्या हो, जिनमें केवल क्या हो कोई संख्या हो, जिनमें केवल कोई संख्या हो, है ना, बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजक होते हैं, क्या होते हैं बीजीय व्यंजक होते हैं, और बहुपद भी, और बहुपद भी होता है ना। वह संख्या क्या होता है बहुपद भी। ऐसे बहुपद को अचर बहुपद कहा जाता है। ऐसे बहुपद को अचर बहुपद, ऐसे बहुपद को अचर बहुपद कहा जाता है। ऐसे बहुपद को अचर बहुपद कहा जाता है। उदाहरण से आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। उदाहरण में देखिए, मान लिया जाए कि 2 हम मान लेते हैं, यह क्या है अचर संख्या है, -6 क्या है अचर संख्या है, और 3/2 हम मान लिए, यह भी क्या है एक अचर संख्या है, और 122 हम मान लेते हैं, यह भी कैसा संख्या है अचर संख्या है। तो यह एक बीजीय व्यंजक है। आपको बताए थे बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, चर और अचर संख्या को मूलभूत 4 जो है ना संक्रियाओं से व्यक्त करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, गुना, भाग। इनसे जो हम करते हैं व्यक्त, वह क्या कहलाता है बीजीय व्यंजक। उसमें चर संख्या भी होना चाहिए और
अचर संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे केवल 2 जो है कैसे हो गया, तो देखिए 2 गुने हम x के घात 0 मान लिए, तो गुना के साथ हम इसको व्यक्त कर दिए, और यह अचर संख्या है, यह क्या है, चर संख्या है। और आप जानते हैं किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो वह उसका मान क्या होता है, 1। तो 2 गुने क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसीलिए यह एक क्या है, आपका बहुपद है और बीजीय व्यंजक भी है ना। और ऐसे मतलब बहुपद को क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। एक और एग्जाम्पल इसी में से लेते हैं, जैसे 3/2, यह भी एक बीजीय व्यंजक के साथ साथ यह क्या है, एक बहुपद भी है। क्या है, तो देखिए इसको अगर हम 3/2 गुने हम क्या कर देंगे, x के घात 0 कर देंगे, क्या कर देंगे, x के घात 0। तो यहाँ पे जो है 3/2 गुने क्या हो जाएगा, 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/2। तो यह जो है एक बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद है। तो ऐसे मतलब अचर बहुपद, इसको जो है क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। केवल अचर संख्या से जो बहुपद का निर्माण करेगा उसको हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। तो चलिए नोट कीजिए। अब बहुपदों का हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे। बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपदों का वर्गीकरण में जो है हम घात के आधार पर सबसे पहले पढ़ रहे हैं। ए में दीजिएगा घात के आधार पर, है ना। घात के आधार पर बहुपद का हम लोग वर्गीकरण यहाँ पे पहले सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो घात के आधार पे बहुपदों का वर्गीकरण, तो यहाँ देखिए यहाँ देखिए घात के आधार पे हम लोग बहुपदों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो जिस बहुपद का अभी हम लोग सीखे थे कि बहुपद का घात कैसे पता करते हैं, तो उस चर, जिस बीजीय व्यंजक का चर संख्या की सबसे अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो अगर जिस चर संख्या का घात 1 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे देखिए x+3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे चर संख्या क्या यूज हुआ है, x, और इसका घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। तो वैसे बहुपद जिसका घात 1 होता है उस बहुपद के घात को क्या कहते हैं, वैसे को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे भी देखिए y-2 + 2 हुआ है, तो यहाँ पे y का घात कुछ नहीं है और यही चर संख्या है, तो इसका घात क्या है, 1 है। इसीलिए इस बहुपद को क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। यहाँ पे √3 × x - 3, तो यहाँ पे चर संख्या आपका x यूज हुआ है और उसका घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इस बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। यहाँ पे देखिए 5x है, 5 × x का मतलब है कि x का घात कुछ नहीं है तो 1 है, और चर संख्या का घात अगर 1 है जिस बहुपद का घात, वह उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे, है ना। तो हम लोग अभी घात के आधार पे पहचान रहे, उसमें कितना पद है उससे कोई लेना देना नहीं है, 1 पद 2 पद कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे 3 पद है, यहाँ पे 2 पद है, उससे कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल आपको क्या देखना है, घात के आधार पर हम लोग बहुपद का जो वर्गीकरण कर रहे हैं। तो जिस बहुपद का घात 1 होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। 2 में देखिए कि अगर जिस बहुपद का घात 2 होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल देखिए 2x² - 7 दिया हुआ है, तो x का घात कितना है, 2 है। तो 2 इस पूरे बहुपद का अगर घात पता करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा ना, क्योंकि चर संख्या की सबसे अधिकतम घात यहाँ पे क्या है, 2 है। इसीलिए इस बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। यहाँ पे देखिए 1/3 x² + y² दिया हुआ है, -2xy दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए पद तो 3 है लेकिन घात क्या है, 2 है। यहाँ पे चर संख्या एक x यूज हुआ है और एक y यूज हुआ है। चर संख्या x y यूज हुआ है
तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है 2, तो यह क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ y² + 1 + 3y दिया हुआ है, तो यहाँ पे चर संख्या x का घात अधिकतम घात 2 दिया हुआ है, उधर y का घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो सबसे अधिकतम घात जिस चर संख्या का होता है वही बहुपद का घात होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। क्लियर। आ जाइए 3 में। जिस बहुपद का घात 3 होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे x का घात 3 + 3x का घात 2 - 7x + 8 दिया हुआ है, तो चर संख्या यहाँ भी यूज हुआ है, यहाँ भी यूज हुआ है, यहाँ भी यूज हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि बहुपद का घात कौन कहलाता है, चर संख्या की सबसे अधिकतम घात जो होता है वही बहुपद का क्या कहलाता है घात कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे अधिकतम घात चर संख्या का क्या है 3 है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x² + 5x का घात 3 + 7 दिया हुआ है, तो यहाँ एक जगह चर संख्या का घात 2 दिया हुआ है, एक जगह चर संख्या का घात 3 दिया हुआ है। तो इस बहुपद का घात अगर हम पता करेंगे तो चर संख्या की जो सबसे अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पे चर संख्या के अधिकतम घात क्या यूज हुआ है 3 यूज हुआ है। इसीलिए अगर इस बहुपद का नाम अगर देना पड़े घात के आधार पे तो हम क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद है। क्लियर। नेक्स्ट 4 नंबर में देखिएगा, जिस बहुपद का घात क्या हो 4 हो, जिस बहुपद का घात क्या हो 4 हो, उसे चतुर्थ या द्विघात बहुपद भी कहते हैं। या तो उसका नाम क्या होगा चतुर्थ बहुपद या द्विघात बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए x का घात 4 दिया हुआ है प्लस y का घात 4 दिया हुआ है, और इसके बाद 2x² और y² दिया हुआ है। तो यहाँ पे चर संख्या का घात 4 है, यहाँ पे भी चर संख्या का घात 4 है, और यहाँ पे चर संख्या का घात कितना है 2 है। यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ प्लस का चिन्ह होगा है ना। और यहाँ पे y का घात कितना दिया हुआ है 2, तो सबसे अधिकतम घात क्या है 4 है। इसीलिए इस बहुपद को अगर घात के आधार पे नामकरण करना पड़े तो क्या कहेंगे, या तो इसको हम चतुर्थ बहुपद कहेंगे या द्विघात बहुपद कहेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ x का घात 4 + 3 दिया हुआ है, तो चर संख्या के अधिकतम घात 4 दिया हुआ है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे चतुर्थ घात या द्विघात बहुपद। तो अभी हम लोगों ने बहुपदों का वर्गीकरण में क्या देखा, घात के आधार पे अगर आपसे पूछेगा बहुपद तो आप इस तरह से उसका नामकरण करेंगे, या तो रैखिक बहुपद होगा, या द्विघात बहुपद होगा, या त्रिघात बहुपद होगा, या चतुर्थ या द्विघात बहुपद होगा। क्लियर। तो चलिए नोट कीजिए। बी में देखेंगे, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पदों के आधार पर, बहुपदों का वर्गीकरण किसके आधार पर करेंगे पदों के आधार पर। पदों के आधार पर जो है हम लोग बहुपद का वर्गीकरण करेंगे। यहाँ देखिए पदों के आधार पे कह रहा है, अगर मान लिया जाए कोई बहुपद दिया हुआ है और उसमें केवल एक पद है, तो पदों का निर्धारण हम किससे करते हैं प्लस और माइनस से करते हैं। पदों का निर्धारण क्या करते हैं प्लस और माइनस से करते हैं, गुणा और भाग से हम लोग पदों का निर्धारण नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7x, 7 के साथ x गुणा में है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह का यूज नहीं हुआ है, तो यह कैसा पद है एक पद वाला बहुपद है। तो जब एक पद वाला बहुपद होगा तो उसको क्या कहेंगे एक पदी बहुपद। यहाँ पे 5 × x के घात 9 दिया हुआ है, 5x के घात 9 दिया हुआ है, तो यह भी गुणा में है, तो यह क्या है एक पद है, जोड़ घटाव इसमें यूज नहीं हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे एक पदी कहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 7x के घात 16 दिया हुआ है 16, तो यह भी क्या है एक पदी है। xy दिया हुआ है, इसका घात अभी xy गुना में है, तो यहाँ पे एक ही पद है, प्लस माइनस यूज नहीं हुआ है, तो क्या है एक पद है, इसीलिए एक पद वाला को क्या कहेंगे एक पदी बहुपद कहेंगे। जब कोई बहुपद, अगर कोई बहुपद में 2 पद होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे द्विपदी। और पदों का निर्धारण किससे करते हैं माइनस और प्लस से।
तो देखिए 2 + 7y के घात 6 दिया हुआ है, तो बीच में प्लस आया, तो एक पद है और 7y के घात 6 यह एक पद है, तो दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। जिस बहुपद में 2 पद रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। यहाँ पे देखिए y का घात 3 + x का घात 14, तो एक बार यहाँ पे प्लस आया है, तो एक पद यह है और एक पद यह है, तो यह क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। आगे देखेंगे 7 + 5x के घात 9 दिया हुआ है, तो एक पद 7 है और दूसरा पद जो है 5x के घात 9 है, तो यह क्या हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। जिस बहुपद में 3 पद होगा उसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे x के घात 3 - 2x + y, तो यहाँ एक बार देखिए माइनस यूज हुआ है और एक बार प्लस यूज हुआ है, तो एक पद यह हो गया, एक पद 2x हो गया और एक पद y हो गया। तीनों जब एक साथ प्लस माइनस के साथ व्यक्त हुआ है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। उसी प्रकार से देखिए x का घात 31 + y का घात 32 + z का घात 33, तो एक पद यह, एक पद यह और एक पद यह, तो यह कैसा हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए नोट कीजिए। तो आपने देखा कि हम लोग घात के आधार पे अगर बहुपद का निर्धारण करना होगा तब भी हम बता देंगे, अगर आपका निर्धारण पदों के आधार पे करना होगा बहुपद का तब भी हम लोग बता देंगे, है ना। हेडिंग देंगे बहुपद, है ना, बहुपदों का निरूपण, बहुपदों का निरूपण, बहुपदों का निरूपण देखेंगे। बहुपदों का निरूपण क्यों जरूरी है यह भी हम लोग समझेंगे। मान लिया जाए कि कोई भी बहुपद बहुत सारा बड़ा बहुपद दिया हुआ है ना, तो उसको कैसे समझेंगे, जैसे देखिए उदाहरण से समझिए, है ना, फिर इसके बाद आपको लिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए एक बहुपद हम एक में ले रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 3x के घात 5 - 2x के घात 4, है ना, प्लस 3x के घात 3 और प्लस 9। अब इतना बड़ा बहुपद है ना, तो बहुपदों का निरूपण कैसे पता चलेगा। जैसे आप ही के घर में रुपेश पंडित आपका नाम है ना, तो क्या आपके माता पिता या आपके दादा दादी जो है रुपेश पंडित कह के बुलाता है कि केवल रुपेश बोलता है, केवल रुपेश बोलता है। अगर सबको कुछ ना कुछ नाम होगा, है ना, तो पूरे नाम लेकर के तो किसी को नहीं ना बुलाया जाएगा बार बार, जितना बार जरूर पड़ेगा तब तक उतना बार आपको बोलेगा रुपेश पंडित, रुपेश पंडित नहीं। तो उसी प्रकार से मान लिया जाए कि इतना बड़ा बहुपद दिया हुआ है, तो इतना बार बोलेंगे कि 3x के घात 5 - 2x के घात 4 प्लस 3x के घात 3 प्लस 9। अगर 4 बार हमको ज़रूरत पड़े 5 बार बोलना तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसीलिए इसका कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, नाम रखते हैं। इसीलिए बहुपदों का निरूपण कहा गया है, मतलब इसका कुछ नाम रख देंगे। तो कैसे नाम रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए इस बहुपद में जो है चर संख्या क्या यूज हुआ है, x यूज हुआ है। तो इस पूरे बहुपद का नाम अगर हम रखना चाहे तो हम ऐसा लिखेंगे f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब क्या हो गया, ये बहुपद की बात हो रहा है ना, जो यहाँ दिया हुआ है उस बहुपद की बात हो रहा है, ठीक है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, तो f ऑफ x पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ते हैं, f ऑफ x, या इसको यह भी कह सकते हैं x का फलन। क्या कह सकते हैं, x का फलन। कहने का मतलब इसमें चर संख्या x यूज हुआ है, तो x वाला बहुपद है तो f ऑफ x इसका नाम रख दिए। x फिक्स है, लेकिन f के जगह पे आप दूसरा चीज़ भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है g ऑफ x भी लिख सकते हैं, t ऑफ x भी लिख सकते हैं, लेकिन x के स्थान पे दूसरा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इस बहुपद में केवल क्या यूज हुआ है, x यूज हुआ है, इसीलिए इसको आप नहीं लिख सकते हैं। दूसरा और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दूसरा देख लीजिए।
दूसरा बहुपद दिया हुआ है s के घात 6 माइनस 2s के घात 7 प्लस 3s और प्लस 1। इस बहुपद का अगर हम नामकरण करना चाहे तो क्या लिखेंगे, f ऑफ s, क्या लिखेंगे, f ऑफ s, है ना, या t ऑफ s लिख दीजिए, p ऑफ s लिख दीजिए। s नहीं बदलेगा, बगल वाला आप कुछ भी बदल सकते हैं, है ना। तो जो चर संख्या दिया रहता है ना, उसके आधार पे बहुपद का हम क्या करते हैं, निरूपण करते हैं। तो इसी चीज़ को शब्द में भी लिख लीजिए, है ना। यहाँ पे हम शब्द में लिख दे रहे हैं, आप भी लिखिए। बड़े व लंबे बहुपद को बार बार लिखने के बजाय लिखिए बड़े व लंबे बहुपद को बार बार लिखने के बजाय उन्हें अन्य रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें अन्य रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं, अन्य रूप से ही व्यक्त कर सकते हैं। इस रूप में सिर्फ यह पता चलता है कि बहुपद किस चर में है। इस रूप से सिर्फ यह पता चलता है कि बहुपद किस चर में है, बहुपद किस चर में है। तो इससे आपको केवल यह पता चलेगा कि इस बहुपद जो है किस चर में है, इससे हम नामकरण करते हैं, है ना। तो चलिए आज भर इतना ही, नेक्स्ट कल देखेंगे।